Hello students, today we will start class 11th biology chapter 13 photosynthesis in higher plants part 5. पार्ट 4 तक अपन ने लाइट रिएक्शन वगैरह को डिस्कस कर लिया था, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी डिस्कस किया था। उसके साथ ही अब अपन टुडे वी विल टेक कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये टॉपिक अपन इस चैप्टर का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, एज आई टोल्ड यू, फोटोसिंथेसिस जब भी होती है रिक्वायर टू रिएक्शंस या टू स्टेप्स वहाँ पर अपने को रिक्वायर्ड होती हैं। कौन कौन सी? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। कई बार अपन इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, राइट। लाइट रिएक्शन जैसे कि नेम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये लाइट पर डिपेंडेंट होती है ना, और एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एटीपी एंड NADPH। ओके, इन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का यूज करके डार्क रिएक्शन होती है ना। ये चीज़ मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ आपको। और एज अ रिजल्ट ग्लूकोज इज प्रोड्यूस। So this process is called photosynthesis, right? लाइट रिएक्शन का इम्पोर्टेंट फैक्टर है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, है ना। और इसमें नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, जो अपन प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसमें इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जो PS1 और PS2, मतलब PS2 और PS1 बोथ आर इंक्लूडेड इन नॉन साइक्लिक रिएक्शन। मतलब जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है उसमें PS2 एंड PS1 बोथ आर इंक्लूडेड होते हैं। इन दोनों को ही हम इसमें लेंगे। एज आई टोल्ड यू, सनलाइट की प्रेजेंस में 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कौन? PS सेकेंड पर प्रेजेंट होती है ना ये चीज़। एंड वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा? जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको स्प्लिट कर देता है। लास्ट टॉपिक में अपन ने ये चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं, है ना। और यदि आपने मेरा लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट 4 निकाल कर इस चैप्टर 13 का पहले उसको देख लेंगे। तो ये जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वाटर को स्प्लिट करेगा, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। सो बच्चों, कि वाटर को स्प्लिट करता है, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बट क्वेश्चन इज दैट ये होता कहाँ है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? ये भी तो अपने को पता होना चाहिए कि जो वाटर स्प्लिट हो रहा है या वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है आखिर। ये चीज़ अपन बार बार पढ़ तो रहे हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है ना, जिससे हाइड्रोजन जो है प्लस आयंस जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं इधर से उधर। पर ये होता कहाँ है, ये क्वेश्चन अभी भी अपने सामने खड़ा हुआ है। तो दिस इज द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। कौन सी है? ये जो अपन देख रहे हैं ना, ये पूरी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ओके, इट हैज़ 2 लेयर्स, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। एज आई टोल्ड यू, प्लांट की जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है। जो कि क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट को कैरी करता है। और क्लोरोफिल पिगमेंट को कैरी करता है क्लोरोप्लास्ट में सम कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। अपन फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इस तरह से एक स्टक बनाकर दिखाया था, सेकंड पार्ट में भी थोड़ा डिस्कस किया था, थर्ड पार्ट में भी। ये चीज़ें अपनी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन बार बार आ रही है बिकॉज अपन फोटोसिंथेसिस को स्टडी कर रहे हैं। तो जो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज़ कॉल्ड थाइलेकोइड। इसमें ही वाटर की स्प्लिटिंग होती है। इसका एक स्टक उठाकर मैंने, एक कॉइन उठाकर यहाँ बना दिया है, समझ लीजिए आप, ठीक है ना। अब जो है स्प्लिटिंग होती है एंड एनर्जी फॉर्मेट करने के ऑल प्रोसेसेस जो है वो इसी में होते हैं। तो बच्चों, थाइलेकोइड के इनसाइड में ल्यूमन प्रेजेंट होती है, जैसा मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और ल्यूमन प्रेजेंट होती है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही जो है
थाइलेकोइड प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट में जो कैविटी होती प्रेजेंट होती है, मीन्स इनर साइड में जो रीजन प्रेजेंट होता है, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। मतलब अपन ने इसका ये इतना सा पार्ट यहाँ पर ही बनाया है। बट आपने देखा होगा मैंने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में क्लोरोप्लास्ट का पूरा डायग्राम आपको बनाकर दिखाया था, है ना। उसमें जो उसका इनसाइड था वो क्या था, स्ट्रोमा, जो कि ये आउटसाइड का ये जो पूरा आपने को कहना चाहिए एरिया है, ये समझ लीजिए ये अपना फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोमा है। मतलब ये अपन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सब चीज़ें यहाँ पर इस तरह से ले लें, ये डिस्कस कर रहे हैं। ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये थाइलेकोइड प्रेजेंट है, इस तरह से अपन इसको ले लें तो ये अपना पूरा स्ट्रोमा है ना। मतलब क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड का जो स्पेस है वो स्ट्रोमा अपना यहाँ पर प्रेजेंट है। और उसके अंदर अपन क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलेकोइड प्रेजेंट है उसमें अपन इन कीमोऑस्मोटिक थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। तो जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन को मैंने बताया था, इट हैज़ 2 लेयर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये चीज़ तो यहाँ पर अपनी क्लियर हो गई कि भाई थाइलेकोइड कहाँ प्रेजेंट होती है। यदि आप मिस भी कर गए हैं, यदि आप मेरे इन जो फोटोसिंथेसिस का जो चैप्टर है अपना पार्ट 1 से लेके 4 तक आपने पूरे क्लियरली बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उन जो पार्ट को आपने यदि स्टडी किया है ना, तो आप यहाँ पर कहीं भी आकर अटकेंगे नहीं। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लर्न हो चुकी होंगी, है ना। इसीलिए आप उन प्रीवियस चैप्टर टॉपिक्स को पहले देख लेंगे तो बेटर रहेगा। इनर साइड में जो मीन्स क्लोरोप्लास्ट की जो इनर साइड में कैविटी प्रेजेंट होती है, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। ये अपना स्ट्रोमा है, ये पूरा इस थाइलेकोइड के आउटर साइड का जो स्पेस है। सो these 2 photosystem are present in thylakoid membrane। तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर जब मैंने आपको एक डायग्राम, आई थिंक आपको याद आ रहा हो, तो इस तरह से बनाया था एक जो है डायग्राम उस पर, कि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है जो इस पर 2 सिस्टम प्रेजेंट होते हैं थाइलेकोइड में कि मेम्ब्रेन पर कौन कौन से, पीएस सेकेंड और पीएस फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब ये तो चीज ठीक है, ये कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हियर पीएस सेकेंड ने वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट किया था, लास्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा था। एज अ रिजल्ट ब्रेक डाउन हो गया था और रिलीज क्या हुआ था यहाँ पर ब्रेक डाउन होने से, ब्रेक डाउन होता कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है वो थाइलेकोइड के किस पार्ट में होती है बच्चों, थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन में होती है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके H2O का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है और इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड में होता है। ठीक है, सो वाटर स्प्लिट होगा तो जो 2H+ आयंस हैं विच विल रिप्रेजेंट प्रोटॉन्स, जो H+ आयन रिलीज होंगे ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक इक्वेशन बताऊँ, जैसे H2O है ना, इसकी स्प्लिटिंग हो रही है तो 2H प्लस फिर क्या निकला, 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये ऑक्सीजन है। ठीक है ना, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ये जो H+ आयंस हैं, सम H+ आयंस स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं है ना। और जो पीएस सेकेंड है अपना, इस पीएस सेकेंड से ये कहाँ पर जाते हैं, एज आई टोल्ड यू इन नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, अपन कहें तो जो 680 nm वाला पीएस सेकेंड कैसा होता है, PS2 मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड, ये कैसा होता है, P680 नैनोमीटर वेवलेंथ पर पीएस सेकेंड में H2O का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन किया था। ETS की हेल्प से, आपको प्रीवियस चैप्टर में याद आ रहा हो तो मैंने एक पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ड्रॉ किया था, की हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है। हियर जो साइटोक्रोम B&F है ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा और H+ आयंस को अंदर तक कैरी करके ले जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर एरो लगा रखा है, ये H+ आयंस को यहाँ से अंदर तक कैरी करके ले जाएगा। और कहाँ पर ले जाएगा, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड में। सो बच्चों, इस साइटोक्रोम B&F का मेन फंक्शन क्या हुआ,
मेन फंक्शन इसका ये हुआ कि ये 2H+ आयंस को ल्यूमेन तक पहुंचाने में हेल्प करता है एंड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी करता है। किस पर? PS1 पर ले जाता है, मतलब फोटोसिस्टम 1 पर ले जाता है। हियर 2 enzymes are also present. ATP synthase which is responsible for ATP format। मतलब यहाँ पर ये जो प्रोसेस चल रहा है अपना कीमोऑस्मोटिक थ्योरी या हाइपोथेसिस का, यहाँ पर 2 एंजाइम्स ऑल्सो इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। एक तो ये मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है ATP सिंथेसिस, और दूसरा होता है NADPH रिडक्टेज। ये 2 एंजाइम्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? इस जो है पूरी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की थ्योरी में। ठीक है ना। अब मैंने कहा कि भाई जो है हियर 2 एंजाइम्स हैं ATP सिंथेज। ये जो ATP सिंथेज है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP फॉर्मेशन या ATP को फॉर्मेट करने में। एनोदर एंजाइम जो थाइलेकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड NADP रिडक्टेज। क्या होता है ये? NADP या NADH रिडक्टेज। यहाँ अपन उसको मेंशन कर सकते हैं NADH रिडक्टेज। ये जो एंजाइम है ये थाइलेकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और जो NADP रिडक्टेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो ये NADP है ना, NADP+ लिख देते हैं अपन यहाँ पर समझने के लिए। ये इसको किस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है? NADPH2 में कन्वर्ट करने के लिए या कि फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना बच्चों। सो वी हैव सीन दैट इन नॉन साइक्लिक PS2 में H2O को स्प्लिट किया, देन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ एंड प्रोटॉन रिलीज हुए। इलेक्ट्रॉन आर फर्दर ट्रांसपोर्ट बाय द साइटोक्रोम B and F टू द PS1। ओके, एंड 2H+ आयंस को एक्सेप्ट करने का वर्क मीन्स एक्सेप्टर या ट्रांसपोर्टर ये कौन है? साइटोक्रोम B and F है। मतलब इसका फंक्शन होता है कि ये 2H आयंस को एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है। मीन्स आयन को एक्सेप्ट करना और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का मेन फंक्शन होता है, और ये कौन करता है? साइटोक्रोम B and F। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको रिमेंबर होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन आयंस हैं या H+ आयंस हैं, साइटोक्रोम B and F पर एंट्री जैसे ही लेते हैं, है ना, मतलब ये ल्यूमेन में आ जाते हैं, फिर वहाँ से और ल्यूमेन में आते हैं। सो स्ट्रोमा में भी सम हाइड्रोजन आयंस का जो है कंसंट्रेशन क्या होता है? कम होने लगता है। मतलब जो स्ट्रोमा में जो हाइड्रोजन आयंस थे कुछ प्रेजेंट, वो साइटोक्रोम B and F की हेल्प से ल्यूमेन में एंटर करने लगते हैं। इसीलिए धीरे धीरे स्ट्रोमा में जो H+ आयंस का कंसंट्रेशन है वो कम होने लगता है, वाइल ल्यूमेन में इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि ल्यूमेन में तो आकर इकट्ठे हो रहे हैं, है ना, बढ़ जाएगा। यदि आप देखेंगे मेडिकल में या नीट में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है आपसे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट मैक्सिमम कहाँ पर होता है, तो योर आंसर शुड बी क्या होना चाहिए? ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। क्यों? क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? H+ आयंस प्रोटॉन्स को, और प्रोटॉन्स को जो है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो प्रोटॉन्स ग्रेडियंट है वो ल्यूमेन में इंक्रीज हो गया है। मैक्सिमम कहाँ पर होता है? ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड में, है ना। देन ये जो हाइड्रोजन या H+ आयंस उतनी ही एनर्जी के साथ क्या करते हैं? ATP सिंथेज जो एंजाइम के पास आ जाते हैं। आप देख रहे हैं ना एरो 1 by 1, ये यहाँ पर आए ल्यूमेन में, फिर यहाँ से ये एरो आप देख रहे हैं, तो इस एरो के थ्रू अपन कहाँ ले जा रहे हैं इसको? ATP सिंथेज के पास। और जो ATP सिंथेज एंजाइम है ये क्या करेगा? ये 2 कंपाउंड होते हैं इसमें, F0 और F1, जो कि 2 कंपोनेंट हैं, ये इंटीग्रल कंपोनेंट हैं बिकॉज ये मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं, F0, बट F1 इज
हैंगिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमा। जो मतलब जो F0 है ये तो इंटीग्रल कंपोनेंट है, और जो F1 है ये एक तरह से हैंगिंग स्ट्रक्चर है। किसमें? स्ट्रोमा में, मतलब लटका हुआ है। आपने देखा ना, ये समझ लीजिए थ्रेड है और ये F1 है यहाँ पर, तो ये एक तरह से लटका हुआ दिख रहा है इस स्ट्रोमा के अंदर, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला है कि ये हैंगिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रोमा है, राइट। नाउ एटीपी सिंथेस जो है वो वर्क कैसे करेगा? सो बच्चों, एनर्जी H+ आयंस के ग्रेडियंट से F0 पर आ रही है, दिख रहा है अपने को, इनऑर्गेनिक आ रही है, और ये F1 को एक्टिवेट करने में हेल्प कर रही है। ठीक है भाई, ये भी अपने को दिख रहा है। एंड एज अ रिजल्ट आईपी क्यों बोला मैंने? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और क्लियर लिखना चाहती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लेंगे अपन, और एडीपी। तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी के साथ कनेक्ट होकर, अब आपको इजीली आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, कनेक्ट हो जाता है एंड उस एनर्जी को यूज़ करके एटीपी की फॉर्मेशन कर देता है, जो अपने को यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है ना। अब हियर एनर्जी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो H+ आयंस ल्यूमन से स्ट्रोमा, ल्यूमेन से कहाँ पर आ जाएंगे? स्ट्रोमा में आ जाएंगे। नाउ अनदर एंजाइम अपने पास क्या है? NADP रिडक्टेज या NADH रिडक्टेज, दोनों एक ही चीज़ हैं। ये NADPH2 की फॉर्मेशन करवाता है। कैसे करवाता है? अब अपन को यहाँ पर ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए थे, ये F1 से ये दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू NADH रिडक्टेज, मतलब जो ये यहाँ से क्या करते हैं, ये यहाँ से NADPH रिडक्टेज पर चले जाते हैं। तो दूसरे कलर से मैं थोड़ा यहाँ दिखाती हूँ आपको, इससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगी ये चीज़। देखिए, F1 से ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं कहाँ पर? NADH रिडक्टेज पर, और NADH रिडक्टेज पर जब ये पहुंचते हैं तो NADPH पर रिडक्शन के प्रोसेस होगा, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों, हमारे पास जो NADP+ विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम NADH रिडक्टेज ये रिडक्शन करवाएगा और NADPH2 की फॉर्मेशन हियर हो जाएगी। तो कीमो ऑस्मोट जो है ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का कंक्लूजन अपन देखें थ्योरी का, इस क्या हुआ? एटीपी जो यहाँ पर फॉर्मेट हुई है, NADPH2 जो यहाँ फॉर्मेट हुआ है, इन दोनों की फॉर्मेशन होती है इसमें। नाउ आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं बच्चों कि साइट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल कौन सी है इसकी साइट? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन पर होती है। सेकेंड थिंग इज दैट प्रोटॉन ग्रेडियंट हाई कहाँ पर होता है? अभी मैंने बताया था आपको कहाँ पर होता है बच्चों, कहाँ पर होता है? इन ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, NADH रिडक्टेड एंजाइम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सो योर आंसर शुड बी आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है ना, ये जो आउटर सरफेस है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की, इस पर ये प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपसे यहाँ पूछती हूँ, वेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP? तो आंसर आपका होना चाहिए इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में ये ATP की फॉर्मेशन हो रही है। ये आपको यहाँ पर क्लियर सब कुछ दिख रहा है, ठीक है ना। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जैसे फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम B एंड F। तो क्या फंक्शन बताया था मैंने अभी बच्चों? एक्सेप्ट 2H+ आयंस या प्रोटॉन्स भी, वी कैन से दैट, एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स प्रोटॉन एक्सेप्टर का जो की तरह वर्क भी करता है ये, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर की तरह भी ये वर्क यहाँ पर करता है। कौन? साइटोक्रोम B एंड F। तो आई थिंक बच्चों आपको कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की जो थ्योरी है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरी लेते हैं, क्या?
बायोसिंथेटिक फेज। ये तो कीमोऑस्मोटिक फेज हो गई अपनी। अब आती है अपनी बायोसिंथेटिक फेज, जिसके लिए अपन यहाँ पर जो है केल्विन साइकिल, C3C4 साइकिल वगैरह को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, बायोसिंथेटिक फेज में, या अपन इसको इन अदर वर्ड्स डार्क रिएक्शन भी कह सकते हैं, डार्क रिएक्शन। ओके, तो बायोसिंथेटिक या डार्क रिएक्शन के प्रोसेस में द प्रोसेस बाय विच CO2 इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड carbon fixation. The process makes use of ATP and NADPH produced in the photochemical या light reaction phase. photochemical phase या लाइट रिएक्शन, अपन ने अभी पढ़ा था ना कि लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्शन होता है जिन प्रोडक्ट का, तो उन प्रोडक्ट का यूज किस में करते हैं, डार्क रिएक्शन में करते हैं। किस लिए, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। ओके, नाउ कार्बन फिक्सेशन अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट बाय अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन, जिसमें अपन C3 पाथवे या केल्विन साइकिल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ भी कर रखा है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं केल्विन साइकिल को। केल्विन साइकिल का मैंने शायद आई थिंक आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है ये, और नहीं किया है तो अपन यहाँ पर स्टार्टिंग से वापस देख लेते हैं। केल्विन साइकिल या C3 साइकिल, तो जो कहना चाहिए अपने को, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इज C3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड 3-PGA Kelvin, and his work find complete pathway in Kelvin manner, cyclic manner. Kelvin cycle discovered that first CO2 fixation product is 3 carbon organic acid 3-PGA Kelvin, and his works find complete pathway in cyclic manner. Now just we have studied CO2 फिक्सेशन या एसिमिलेशन, मीन्स CO2 का यूज़ करके कुछ बनाना, वो 2 पाथवे से अपना हो सकता है। कौन कौन से पाथवे से अपन देखें इसमें, तो फर्स्ट C3 पाथवे होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अपना क्या होता है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। जबकि अपन C4 पाथवे की बात करें ना, तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। C3 में 3 कार्बन वाला और C4 में 4 कार्बन वाला कंपाउंड जो होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड वहाँ पर होता है। मेल्विन केल्विन ने सबसे पहले C3 में 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, और ये बताया किसने था अपने को, जो एक साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन, उन्होंने ये सबसे पहले हमें बताया था। केल्विन और उसके जो कोवर्कर्स ने इस पूरे पाथवे को भी डिस्क्राइब किया था। केल्विन साइकिल बिकॉज केल्विन ने डिस्कवर किया, और 3 कार्बन वाला फर्स्ट स्टेबल PGA प्रोडक्ट जो होता है वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था, एंड बी आर कॉल्ड C3 साइकिल, राइट। अब अपन एक लाइन देखते हैं जो अपनी NCERT में दे रखी है। केल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, इट डज नॉट मैटर दे हैव C3 और CO4 और CAM पाथवे। इट मीन्स, इनका कहना था जो साइंटिस्ट थे कि जो केल्विन साइकिल है वो ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती है। ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती है मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो C3 प्लांट होगा या C4 प्लांट होगा या अदर पाथवे हैं और भी हैं अपने, जैसे CAM वगैरह है, इनमें ये होंगे तभी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो केल्विन पाथवे है ये ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है, ठीक है, या होगा। एक और पाथवे जो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं CAM, वो भी कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट उसमें भी केल्विन साइकिल होगा। अपन अभी यहाँ पर C3 जो प्लांट है उसी में इसकी बात कर रहे हैं, केल्विन साइकिल की। केल्विन साइकिल अकर्स 3 स्टेप्स,
कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। इन 3 स्टेप में इसको अपन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ देखिए डायग्राम में भी बना रखा है इस साइकिल में, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, ये 3 स्टेप में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। सो वी विल टेक वेरी फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में देखें अपन फिक्सेशन ऑफ CO2 इन स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मीन्स क्या होगा, इंटरमीडिएट मीन्स किसी कंपाउंड पर CO2 का जुड़ना मीन्स क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेशन। और जो RUBP आपको एक प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहा है 5 कार्बन वाला, ये 5 जो ये क्या है, रिब्यूलोज 1,5 फॉस्फेट है। बट इसको ये किसकी प्रेजेंट में, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, 2 मॉलिक्यूल जो है 3PGA मतलब 3 कार्बन वाला 3PGA होता है, और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसको अपन कह सकते हैं। इसको अपन दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि CO2 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो RUBP होता है ना, जो कि 5 कार्बन वाला होता है, और ये एक ऐसी शुगर है जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाली होती है। तो रिब्यूलोज 1,5 बाईफॉस्फेट जो है यहाँ पर बनेगा, और ये 5 कार्बन वाला प्राइमरी एक्सेप्टर है, इस पर CO2 कनेक्ट होती है। अपन ने देखा ना, इस पर CO2 कनेक्ट हुई है, तो ये जब यहाँ पर कनेक्ट होती है तो इस पर, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। और कार्बोक्सिलेशन होता है तब 5 कार्बन का प्राइमरी एक्सेप्टर एंड 1 कार्बन CO2 का है, ये 6 कार्बन का टोटल एक कंपाउंड बनाएंगे 3PGA 3 कार्बन वाला। इट इज़ कॉल्ड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका फुल नेम क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये चीज़ हो गई ना। इसमें 3 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन बन रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल इसके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 3 कार्बन वाले, सीधी सी बात ये है। इट इज़ कॉल्ड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके लिए प्लांट के पास एक एंजाइम है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, रूबिस्को एंजाइम। और ये रूबिस्को एंजाइम होता है जो, रूबिस्को मीन्स RUBP का अपन लेते हैं तो इट मीन्स कार्बोक्सिलेज, फिर यहाँ पर ऑक्सीजनेज क्योंकि ऑक्सीजन है, और जो है वो कार्बोक्सिलेज को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स यहाँ पर RUB मीन्स RUBP, रिब्यूलोज 1,5 फॉस्फेट, O मीन्स ऑक्सीजन, C मीन्स कार्बोक्सिलेज। ये सब चीज़ें अपन यहाँ पर क्लियर करके आगे चलते हैं। और आगे क्या करेंगे अपन, इसका ये अपन ने मैंने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म एक तरह से आपको बता दिया है। मीन्स ये जो एंजाइम है ना, RUBP से CO2 को तो कनेक्ट कर देता है ना, और O2 को भी कनेक्ट कर सकता है। इसका मतलब हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि RUBP तो मैंने उसका बता दिया आपको, ये वाला फुल फॉर्म है ना, C मीन्स कार्बोक्सिलेज, O मीन्स ऑक्सीजनेज। तो क्या कहना चाह रहे हैं अपन यहाँ पर, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये एंजाइम है वो RUBP से CO2 को तो कनेक्ट करता ही है, बट ये ऑक्सीजन को भी कनेक्ट कर सकता है। सीधा सीधा मतलब ये है। मीन्स ये एंजाइम कार्बोक्सिलेज भी कर सकता है और ऑक्सीजनेज भी कर सकता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। डिटेल में इसको अपन आगे देखेंगे, अभी आएगा अपना ये। तो रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है अर्थ पर। इफ आई आस्क्ड टू यू, इन प्लांट सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा होता है इन प्लांट में, तो योर आंसर शुड बी रूबिस्को। क्यों, बिकॉज ये एंजाइम है तो प्रोटीन तो हो गई। अलॉन्ग विद दिस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में यदि अपन पूछें तो भी रूबिस्को ही होगा। ये फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन था अपना, है ना, जिसमें CO2 कनेक्ट हुई थी और 3PGA बना था 3 कार्बन वाला। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना फर्स्ट प्रोडक्ट। जो है फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलेशन था, बिकॉज CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग शुड बी रिमेंबर दैट नाउ जस्ट वी हैव स्टडीड बायोमोलिक्यूल्स। अपन लास्ट टॉपिक्स में पढ़कर आए ना अभी फर्स्ट टर्म में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, और अभी आप 12th में भी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स।
तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये भी एक तरह का क्या है, ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, एक तरह का ग्लूकोज होता है। और जब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो कहा जाता है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन है। मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जिस पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, इट इज़ कॉल्ड carbohydrate, right? So here we have made as a first stable group phosphoglyceric acid। तो बच्चों हमें इस एसिड ग्रुप को एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस जो अपने पास ये ग्रुप आया है, ये जो एसिड आया है ना फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये अपना यहाँ पर बना है, तो इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कीटोन फंक्शनल या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा कि एसिड को कीटोन या एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए उनका क्या करना पड़ता है, रिडक्शन करना पड़ता है। और रिडक्शन करना पड़ता है। सो बच्चों यही रीज़न है कि नेक्स्ट स्टेप अपना क्या आता है यहाँ पर, रिडक्शन। ठीक है ना। तो रिडक्शन, दीज आर अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट लीड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। मतलब रिडक्शन का प्रोसेस क्या है, इसमें एक रिएक्शंस की सीरीज होती है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में फॉर्मेशन किसका होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है एज अ रिजल्ट। रिडक्शन में बेसिकली लॉट ऑफ स्टेप्स होते हैं एंड इन स्टेप्स में फाइनली ग्लूकोज ही बनता है ना। ये अपन देखो यहाँ पर बना रहे हैं ना 6 कार्बन वाला ग्लूकोज लास्ट में। अब नाउ हम थे किस पर, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पर। ठीक है भाई। तो वेरी फर्स्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके, 3PGA, ये क्या करेगा, 1,3-डाई 3PGA 3 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये मैंने कैसे किया है कि ये क्या है अपना 3PGA, और ये कन्वर्ट हो गया किस में, यहाँ पर देखें 1,3-डाई, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है, वैसे ये स्टेप देखेंगे आप तो 1,3-डाई PGA, वो भी कितने कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला। ठीक है ना। हियर, और इसमें क्या होगा, जो ATP है वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर क्लियरली शो हो रहा है, आपने देखा होगा तो, है ना। ठीक है। तो कन्वर्ट होता है, और 2 मॉलिक्यूल 3PGA से ये 3rd कार्बन पर प्रेजेंट होता है। हियर 1,3 पर प्रेजेंट होता है, तो पूरे 2 हो जाते हैं। तो 2 होने के लिए एक फॉस्फेट चाहिए इनको, तो वो ये किससे लेगा, ATP से लेगा। इसीलिए यहाँ पर जो ATP है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है। और ATP, ADP एंड 3PGA, ये सब अपन ने यहाँ पर देखा 1,3-डाई PGA में कन्वर्ट हो जाएगा। ATP भी 2 होते हैं, है ना, और 1,3-डाई फॉस्फेट ये एसिड ही है। इस एसिड का रिडक्शन कराएंगे अपन कहाँ पर, इस वाले स्टेप पर। तो जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो 3PGAL यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। एसिड का रिडक्शन होने पर अपने को मालूम है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, एल्डिहाइड बन जाएगा। मीन्स फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब किस में कन्वर्ट होगा, रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में ये कन्वर्ट यहाँ पर इस स्टेप में हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं अपन, जैसे 2 मॉलिक्यूल्स 1,3-डाई फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के हैं, और यहाँ पर जगह नहीं है, इसका एरो लगाकर मैं यहाँ पर करती हूँ इसको। तो 2 मॉलिक्यूल अपने को किसके मिलेंगे यहाँ पर, 3PGAL प्लस PI। अब ये क्या कह रहा है कि ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। एल्डिहाइड मीन्स फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और जो NADPH था वो किस में कन्वर्ट हो गया, NADP प्लस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पर ATP से इन्होंने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ले लिया था, ऐसे ही यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया। ठीक है। इस रिडक्शन के लिए अपने को H2O भी चाहिए ना।
क्यों, हम कहाँ से लेंगे वो H2O, तो जो 2 NADPH से वो जो 2 NADPH से कन्वर्ट हो रहा है NADP प्लस में, तो ये हाइड्रोजन दे देगा और इस हाइड्रोजन का यूज़ अपन करेंगे किसमें, PGA को रिड्यूस करेंगे PgAl में। तब नाउ अपनी NCERT में देखें तो ओनली यही मेंशन है कि रिडक्शन में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ट्राइओज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और बट ये जो ट्राइओज फॉस्फेट है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड होती है। मतलब अपनी एनसीईआरटी में इतना क्लियर नहीं दे रखा बच्चों, बस उन्होंने इतना लिख दिया कि रिडक्शन में क्या होता है, जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो ट्राइओज फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये ट्राइओज फॉस्फेट है क्या, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ही तो है, उसमें एक साथ ही दे रखा है। अपन ने इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया। इसके लिए ATP और NADPH भी चाहिए, बट मैंने आपको थोड़ा डिटेल में ये यहाँ पर समझा दिया कि ये कहाँ कैसे क्या क्या होता है। आपकी बुक में तो बहुत शॉर्ट में इसका प्रोसेस दे रखा है। तो 2 मॉलिक्यूल 3 PgAl के यहाँ पर बन गए, जो 6 कार्बन वाले हैं, है ना, 6 कार्बन वाले हैं, मतलब 5 कार्बन और 1 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल वाला 3 कंपाउंड है, तो हो गए 6 कार्बन। मीन्स ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन साइकिल को 1 CO2 के हिसाब से अपन देखें तो 6 टाइम ये प्रोसेस अपने को रिपीट करना पड़ता है, और 6 टाइम जब अपन रिपीट करते हैं तो 12 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इनमें 6 कार्बन मीन्स 2 मॉलिक्यूल PgAl के सेपरेट कर देंगे, तो बिकॉज 1 मॉलिक्यूल PgAl 3 कार्बन वाला होता है और 2 में 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट 2 मॉलिक्यूल्स PgAl बहुत सारे स्टेप से होता हुआ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एल्डोस शुगर है। लास्ट में जो 30 कार्बन वाले 10 मॉलिक्यूल PgAl के हैं वो रीजनरेट करेंगे। किसको करेंगे रीजनरेट, RUBP को, राइट। अब देखो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को, ये वाला थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। देखो कैसे करेंगे इसको, ये चीज़ अपन यहाँ पर देखें। जैसे 1 मॉलिक्यूल है अपने पास, शॉर्ट में लिख रही हूँ CO2, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल 3 PgAl, वो भी कितने कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले, तो कितने हो गए, 6 कार्बन हो गए यहाँ पर अपने पास, 6 कार्बन, ठीक है। फिर अपन ने 6 टाइम इसको रिपीट किया, तो 6 मॉलिक्यूल CO2 के 6 टाइम रिपीट किया है ना, तो एक बार में 1, 6 बार में 6, तो ये 12 मॉलिक्यूल हो गए अपने पास किसके, 3 PgAl के 6 मॉलिक्यूल हो गए यहाँ पर, और वो भी कितने कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले, और यहाँ टोटल कितना हो गया उनका, 36 कार्बन, ठीक है। तो इसको यदि आप और देखोगे तो जो 36 कार्बन है, इसको डिवाइड करके मैं बताऊं तो 36 कार्बन को अब मैं यदि यहाँ डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको, तो इसमें क्या होगा बच्चों कि 36 में से 30 कार्बन जो है वो 10 मॉलिक्यूल किसके हो गए यहाँ पर, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, PgAl के, ठीक है, जो क्या हो गए, रीजनरेट हो जाएंगे, रीजनरेशन हो जाएगा जिनका। अब बच्चे कितने यहाँ पर, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज बन जाएगा। फिर अपन अब रीजनरेशन पढ़ना पड़ेगा अपने को, यहाँ लिख रखा है ना, देखिए रीजनरेशन 10 मॉलिक्यूल 3 PgAl 3 कार्बन, मैंने सब कुछ क्लियर मेंशन लिख रखा है, कर रखा है आपको। आप यदि इसको साइकिल को ही बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लर्न कर लेंगे ना, तो थ्योरी तो आप इजीली वहाँ पर लिख देंगे इसकी। तो रीजनरेशन जो अपना लास्ट साइकिल का स्टेप है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। ये लास्ट स्टेप है, रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP फॉर कंटिन्यू uninterrupted C3 cycle. First ribulose 5-phosphate form 1 molecules means again RUBP अपन यहाँ पर बनाएंगे। रीजनरेशन हो रहा है ना, ये फॉस्फोराइलेशन होकर,
किसको बनाने के लिए हो रहा है? अगेन RUBP को बनाने के लिए। तो जिससे बिना रुके जो है अपना C3 साइकिल चलता रहता है। जब 3PGAL से ये बनेगा तो बहुत सारे स्टेप्स होंगे, सीधे नहीं बनेगा। अपन जैसा बोल रहे हैं कि भाई अब सीधा रीजनरेशन कर दिया और IUBP बना दिया। नो बच्चों, इसके लिए भी बहुत सारे स्टेप से अपने को गुजरना पड़ेगा। मीन्स रिब्यूलोज 5-फॉस्फेट बनता है। इस 5-फॉस्फेट को 1,5-फॉस्फेट मीन्स 5 कार्बन वाले RUBP में कन्वर्ट करने के लिए और ATP की नीड होती है। इन ऑल प्रोसेस में 2 ADP रिडक्शन में एंड 1 रीजनरेशन में तो टोटल 3 ATP और 2 NADPH चाहिए अपने को। कितने चाहिए? एक बार और ध्यान से सुनना कि इन ऑल प्रोसेसेस में 2 स्टेप्स में जो है 2 ATP तो रिडक्शन में चाहिए अपने को। रिडक्शन में आपको दिख रहे हैं 2 ATP ADP में कन्वर्ट हो गए और फिर उसमें रीजनरेशन में वापस से 1 ATP जो है NADP में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से अपने को 3 ATP और 2 NADPH चाहिए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। ये साइकिल जब अपना 6 टाइम अपने साइकिल को रिपीट कर रहे हैं तब एक ग्लूकोज बनेगा। मीन्स अब आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों कि ये जो इस केल्विन साइकिल में कौन कौन सी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में यूज़ होती हैं। तो 6 CO2 कितनी होती हैं? 6 एक साइकिल में 1 CO2, तो 6 साइकिल में 6 CO2। ठीक है, और एक साइकिल में 3 ATP का यूज होता है तो 6 साइकिल में कितने का हो गया? तो 18 का हो गया यहाँ पर। अब आप देखेंगे ऐसे ही NADPH2 भी तो 2 का यूज हुआ था एक साइकिल में, तो अपन NADPH को भी 12 NADPH का यूज यहाँ पर होगा। NADPH ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं अलग से आप लोगों को यहाँ नोट करवा रही हूँ कि एक ग्लूकोज के बनने में 6 साइकिल चलेंगी, C3 साइकिल, और उसमें 6 CO2 का यूज होगा। अब आपको उसकी इक्वेशन समझ में आ रही होगी ना, 6 CO2 + 6 H2O इस तरह से आती है ना। तो और इसमें कितने ATP यूज होंगे? 18 ATP होंगे और 12 NADPH चाहिए। NCERT में जो साइकिल दे रखा है ना वो बस एक ही साइकिल दे रखा है, उसको 6 साइकिल में रिपीट नहीं किया, इसलिए आपको बहुत शॉर्ट में वहाँ पर शो हो रहा है। और ये मैंने आपको नंबर पूरे यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं कि किसमें कितने कार्बन वाला कौन सा कंपाउंड यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है क्या जो है केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल थोड़ा सा टफ है, अपन ने जैसे लाइट रिएक्शंस वगैरह को यहाँ पर डिस्कस किया था उससे थोड़ा सा हार्ड आपके लिए ये पड़ेगा, बट अपन थोड़ा सा इसको इजी करके देखेंगे तो आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बार बार आप वीडियो को पॉज करके और फिर इसको आप नोट्स बनाएंगे इसके, और बार बार इसकी रीडिंग करेंगे, फिर देखेंगे इसको कि भाई मैंने कोई स्टेप यहाँ मिस तो नहीं कर दिया, तो ये केल्विन साइकिल आपको बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही सेम जो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस थ्योरी है ये तो थोड़ी सी इजी भी है अपनी, खैर, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपको ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करनी पड़ेंगी यदि आप फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट जो अपना चैप्टर है इसको मतलब 1 by 1 अच्छे से इसको स्टडी करना चाहते हैं तो। क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज भी थोड़ा सा अच्छा है अपनी NCERT में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये अपनी NCERT का 11th की। आगे भी नीट वगैरह में क्वेश्चंस इसमें से आपको बहुत सारे आते हैं, इसीलिए बहुत केयरफुली इस चैप्टर के ऑल पार्ट्स को अपने को बार बार रिपीट करके पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।